नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पर। तो आज अपन देखेंगे कि क्या-क्या एनुअल कंप्लाइंस रहती है एक एलएलपी के लिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एलएलपी क्रिएट तो कर देते हैं, पर उसकी जो एनुअल कंप्लाइंस है उनको फॉलो नहीं करते। उनको लगता है ये रेगुलर पार्टनरशिप जैसी है, बट नहीं, इसमें कुछ कंप्लाइंस वगैरह है जो अपन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर हेवी पेनल्टीज वगैरह इसमें लग सकती है। मेरे अभी एक न्यू क्लाइंट है, उसने 4 ईयर्स से उसकी एलएलपी की फाइलिंग नहीं हो रखी। जब मैंने उससे पूछा कि यार क्यों फाइलिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो उसने बोला सर हमें आइडिया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि होती भी इनकी फाइलिंग। आईटीआर रिटर्न भर रहे हैं, जो ऑडिट करवा रहे हैं, बट कोई भी एमसीए में फाइलिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो ऐसा आप ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी हेवी पेनल्टी लग सकती है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या क्या इसकी फाइलिंग होती है, कैसे कैसे वर्किंग होती है। आराम से अपन रूल्स वगैरह सब जो भी है अपन मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो अगर आपकी कोई भी एलएलपी आपने स्टार्ट करी और वो 30 सितंबर के बाद में, मतलब हाफ ईयर के बाद में अगर स्टार्ट हुई है, तो उसका जो ईयर एंडिंग होगा वो अगले साल की 31 मार्च होगा। तो उसका जो पीरियड रहेगा वो 18 मंथ्स हो जाएगा। अगर आप सितंबर से पहले, सपोज एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अभी देखूं, तो अगर मैं 30 सितंबर 2024 से पहले अगर मैं एलएलपी क्रिएट कर लूँ, तो उसकी जो ईयर एंड जो फाइनेंशियल एंडिंग होगी वो होगी 31 मार्च 2025। और अगर मैं 30 सितंबर 2024 के बाद में एलएलपी क्रिएट करूँ, तो उसकी जो आखिरी फाइनेंशियल ईयर जिसमें ऑडिट होगी वो होगी 31 मार्च 2026। इन बातों को ध्यान रखना। अब नॉर्मली जो एलएलपी रहती है इसमें दो फॉर्म रहते हैं जो एनुअली फाइलिंग होते हैं, वो इम्पोर्टेंट। इसमें लाइक एडीटी 1 जो अपॉइंटमेंट जो प्राइवेट लिमिटेड में होता है वो सब नहीं होता है इसमें। इसमें सिंपल सिंपल वर्किंग चलती है, क्योंकि लाइक ये क्या है, ये एलएलपी एक पार्टनरशिप से ज़्यादा, बट प्राइवेट लिमिटेड से कम, एक बीच का रास्ता है। तो इसमें पार्टनर्स वगैरह रहते हैं, इसमें डायरेक्टर वगैरह नहीं रहते। इसमें वर्डिंग का फ़र्क है, बट उनसे काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये आपको फाइल करना पड़ता है 6 महीने के, जब आपका ईयर एंड हो जाता है उसके 6 महीने के बाद में, फिर भी आपको 30 डेज मिलता है। तो वैसे 30 सितंबर तक फाइल करना होता है, बट आप उसको 30 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हो। आपको 30 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वो अपन देखते हैं। अभी होता क्या है, LLP 8 वाला फॉर्म अपन अभी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कि आप क्या होता है, मेनली इसमें ये इशू होता है कि एलएलपी जो भी डेब्ट वगैरह इसलिए वो फुली पे कर सकती नहीं कर सकती। एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट होता है रेशियोज अकाउंट्स में होता है। तो इसमें अपन को लिखना होता है कि कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ पे कर सकती है प्रॉपर्ली, वो स्टेटमेंट वगैरह उनसे। तो इसमें पूरे अकाउंट्स वगैरह स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, ये फॉर्म 8 में फाइल होता है इसकी। ये जो 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च है तो 30 सितंबर उसकी ड्यू डेट होगी, उसको आप 30 डेज में 30 अक्टूबर तक आप फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद में एक एनुअल फॉर्म और होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली, अगर आप देखें तो इसमें तो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसमें पी&एल बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपर जाती है, और ये अटेस्टेड बाय सीए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती है। अब फॉर्म 11 जो आपको 30 मई तक ही फाइल करना होता है, अप्रैल में ओनली 60 डेज मिलते हैं। तो ये लोगों को लगता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड में लोग सितंबर अक्टूबर में फाइलिंग करते हैं, वैसे लगता है ये भी होता है, नहीं। इसकी ड्यू डेट होती है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर। ये पहले फाइल करना करना पड़ता है इसमें। तो ये इसमें पूरा कंटेंट होता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ पार्टनर से, मतलब पूरी बेसिकली जो एक पार्टनर्स अकाउंट होता है कि आप क्या है, क्या कितना किसको देना है, किसको नहीं देना। ये बेसिकली इसलिए होता है कि कोई एडजस्टमेंट ना हो। इनकम टैक्स में जैसे आगे जाके फाइलिंग में होता है तो लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है कि आप एनुअल फाइलिंग करें जिसमें आप सब कुछ बताएं, नंबर ऑफ पार्टनर, किससे कितना मिला, क्या शेयर्स है, पार्टनर कोई कंपनी वगैरह फिर बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, सारी चीज़ें। और ये 31 में हरिया बना होता है। ये दो फॉर्म है जो आपको हर साल फिल करना पड़ता है, और इनको आप ध्यान रखिए, नहीं तो अदरवाइज इन पर आप ब्रेक फीस लग जाएंगे। फिर कुछ चीज़ें होती है कि जो अदर भी रूल्स होते हैं, जो इसमें बेसिकली पूरा एलएलपी में जो क्या होता है वो सारी चीज़ें कवर है। तो अब इसमें एक दो क्वेश्चंस वगैरह भी लोगों को डाउट होता है, मैं वो भी जो चीज़ें हैं वो देखता हूँ उसमें। पहले होती है कि इसमें आप ऑडिट कब कराओ। उसमें जो
LLP का ऑडिट मैंडेटरी है या नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल करो तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट अंडर एमसी मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट टाइप है, वही है। टैक्स ऑडिट के लिए अलग से बात करेंगे। तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है और अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो उसको कैपिटल बोलते हैं अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी पड़ेगी, मैंडेटरी है आपके लिए। प्राइवेट लिमिटेड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें आप कुछ भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर आपको ऑडिट करानी पड़ती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। टैक्स ऑडिट के लिए जो सेम चीज़ है मैं आपको आगे बताता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न सभी एलएलपी को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, इसमें कोई वो नहीं इफ एंड बट। इसमें रेट क्या लगेगी 30% प्लस 4%, जो कि नॉर्मली लगता है। प्राइवेट लिमिटेड अगर वो 300 करोड़ से कम हो जो भी है तो उसमें 25% होती है प्लस 4%, वो अलग चीज़ है। नॉर्मली इसमें फ्लैट रेट लगती है 30%, जो पार्टनरशिप में भी लगती है, राइट। अब देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में इसमें आपको पता ही है 2 क्राइटेरिया रहता है फॉर बिजनेस, जो मतलब फॉर गुड्स वगैरह के लिए, और अगर आपको प्रोफेशन हो जैसे लाइक अपन सीए हैं या फिर कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर, तो उनके लिए ग्रोस रिसीव 50 लाख रुपए, और अगर वो कुछ गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं तो उनके लिए 1 CR इन फाइनेंशियल ईयर। अगर इन दोनों में से अगर आप फॉल कर रहे हो, इससे अबाउ जा रहे हो, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है। टैक्स ऑडिट के यूडिन नंबर और स्टैट्यूटरी ऑडिट के यूडिन नंबर अलग अलग जनरेट होते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़े से जो प्रैक्टिकली लोगों को क्या है कि आइडिया नहीं रहता इसके लिए। और अगर ये नया प्रोविज़न था, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर आप पूरा काम एक नंबर में कर रहे हो, अगर पूरा काम आप अकाउंट में कर रहे हो, तो मात्र 5% ऐसी जो रिसीट है जो आपको कैश में मिल रही है, फिर इसमें एक्सपेंसेस पे भी लिखते हैं कि आप 5% ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कैश में कर रहे हैं, बाकी सारा आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपके लिमिट 1 CR से बढ़ा के 10 CR कर रखी है। तो अगर आप अकाउंट में काम करते हैं, पूरा प्रॉपर ऑनलाइन का वर्क करते हैं आप, तो आपकी ऑडिट लिमिट 1 से लेकर 10 चल जाएगी। ये अमेंडमेंट था, ये काफ़ी पहले था, बट ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ में। और अब की बुक्स ऑफ अकाउंट, एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बट कहीं पे फाइलिंग वगैरह नहीं होगी इसकी। मिनट्स बुक जैसे प्राइवेट लिमिटेड होते हैं वैसे भी इनके होते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, बट आपको कहीं पे फाइलिंग नहीं होती सेम। अगर आप कोई पार्टनर वगैरह चेंज हुए हैं तो आप फॉर्म 4 में आप फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ चेंज। जैसे चेंज हुआ उसके 30 दिनों में आपको फाइल करना पड़ता है। अगर कोई भी एग्रीमेंट वगैरह में चेंजेस आए हैं तब भी वो 30 डेज में होते हैं। ये सबके नाम अलग, आप देख लीजिए आराम से, इसमें कहीं भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ये सारे फॉर्म आपको एमसीए साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपको कोई भी नेम वगैरह में चेंज करना है एलएलपी को, तब भी आपको 30 डेज में इंटीमेट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें चेंज होगा एमसीए की साइट पे फॉर्म पे। और आपको रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस आपको चेंज करवा रहे हैं तो 30 डेज में आपको चेंज करवाना पड़ेगा फॉर्म 15। तो ये कुछ जरूरी फॉर्म है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जब कोई इवेंट अक्कर होगा, इवेंट स्पेसिफिक फॉर्म। कुछ डाउट वगैरह है जो मैंने सारे बता दिए, अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सबका आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।